क्या मेरठ के हजारों छात्रों की पढ़ाई रुक जाएगी? मेरठ में कोचिंग सेंटरों पर एमडीए की सख्त कार्रवाई जारी है। सीलिंग से नाराज दर्जनों कोचिंग संचालक शनिवार को मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंचे और सचिव संजय मीणा के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। संचालकों ने छात्रों के भविष्य और पढ़ाई का हवाला देते हुए मानक पूरे करने के लिए समय मांगा, लेकिन एमडीए ने साफ कर दिया कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। फायर सेफ्टी मान्यता और भवन नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि कई कोचिंग सेंटर बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के संचालित हो रहे थे, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा बना हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनेगा। फिलहाल हजारों छात्र और अभिभावक इस फैसले के असर को लेकर चिंतित है, जबकि प्रशासन अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहा है। देखिए, बातचीत हुई है, हम लोगों ने अपनी सारी समस्याएं निरंतर हम बता रहे थे। परसों हम जो वीसी साहब से मिले तो वीसी साहब ने ही 2 दिन बाद का टाइम आज का हमें निर्धारित किया था कि हम जो भी कंडीशन होंगी, नियमावली होगी, उसके बारे में आपको रूबरू करा देंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल बैठेगा, हम उसको सारी चीजें समझा देंगे। लेकिन हमने जो बात की, हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि भाई जो 50 बच्चों से कम पढ़ाने वाले हैं या ज्यादा 10, 20, 30 बच्चे पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के साथ तो नियम में रिलैक्सेशन आना चाहिए, क्योंकि आप जो है छोटी मछली को और मगरमच्छ को एक साथ नहीं रख सकते। वो सारी चीजें करने के बाद वीसी सर का जो आज कंक्लूजन निकला है, वो ये निकला है कि आप अपने नक्शे रिवाइज कराइए। जो एमडीए से स्वीकृत मानचित्र है, उस स्वीकृत मानचित्र में कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोचिंग नाम की चीज को रिवाइज करवाइए, तब जाके हम लोग उसे एमडीए की तरफ से रिलैक्स। जी हाँ, ये हम लोगों ने आपसे कई दिन पहले भी यही बात रखी थी कि हम तो चलो एक छोटे पार्ट को रेंट पे लेके किराया चला रहे हैं, लेकिन उस रेंट पे लेने के बाद वहां पूरा कंपार्टमेंट ही सील किया जा रहा है, तो पूरा कंपार्टमेंट सील नहीं होना चाहिए। पहले तो ये बात थी। दूसरा, यदि कोचिंग की कहीं आपत्ति है तो जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो कैसे तैयार होगा अपने मानचित्र में जो है चेंजेस कराने के लिए। तो उसके बाद बोला कि ये आपकी समस्या है। हाँ, इन्होंने कहा है कि इसके लिए हम लोग एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, उसमें आप आके निःशुल्क जो है अपने मानचित्र सबमिट करेंगे, उसमें चेंजेस करा लेंगे। लेकिन मैक्सिमम बिल्डिंग्स जो हम लोग के साथीगण हैं, सब रेंट पे लेके ही कर रहे हैं। किसी की कोई इतने बड़े घरों से नहीं है जो मेरठ के अंदर अब जमीन खरीद के इतनी बड़ी चीज बना लेगा। लेकिन अगला स्टेप ये है, आज बैठ के मीटिंग करते हैं और जिलाधिकारी महोदय जी को भी हम लोगों ने भेज रखा है कि एक हमारा 4 लोगों का या 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिले और हम उनसे अपनी वार्ता रखें और अपनी समस्या जो है वो डीएम साहब से रखें, तो शायद हमें कुछ समाधान मिल पाए। आज सारे टीचर्स की वीसी साहब के साथ मीटिंग थी। मेरठ जिले के सभी टीचर्स बहुत परेशान हैं, खासतौर से वो टीचर्स जो किसी तरह से 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे पढ़ाते हैं। और देखिए, ट्यूशन सेंटर और कोचिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने तो ये भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन है 2004 का, अगर उसका भी संज्ञान ले लिया जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट भी कहती है कि देखिए, छोटे ट्यूशन सेंटर के लिए अलग से सोचना होगा। हमने तो उस बात का भी रेफरेंस दिया है। ज्यादातर ट्यूशन सेंटर वाले कौन है? वो छात्र छात्राएं जिन्होंने किसी तरह 12वीं क्लास पास कर ली और अब वो 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और उस फीस से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस देते हैं। मेरी अगर धर्मपत्नी की बात करूं, वो मेरे बच्चों को होमवर्क नहीं करा सकती, तो मैं अपने छोटे बच्चों को होमवर्क कराने पास में किसी एक बहन के यहाँ भेज देता हूँ। अब अधिकारियों का कहना यह है कि उस बहन को भी कॉमर्शियल में जाके बैठना पड़ेगा। कॉमर्शियल के लाखों रुपए की खर्चे वो कहाँ से होंगे? मतलब नॉर्म्स के हिसाब से अगर चला जाए तो वो ये कहना चाहते हैं कि या तो हम नॉर्म्स से चलेंगे या ऊपर से शासन का कोई आदेश आ जाए उसके हिसाब से चलेंगे। हम मुख्यमंत्री तक अपना प्रार्थना पत्र भेजेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि उस मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि लाखों हजारों लोगों की, और खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वरोजगार को अपनाओ, वो कहते हैं महिला सशक्तिकरण। ये बताइए कि ट्यूशन सेंटर पे चोट मार के सबसे बड़ी चोट तो महिला सशक्तिकरण को ही पड़ने वाली, स्वरोजगार को ही पड़ने वाली। तो क्या हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और हम लोगों को राहत दें। मेरा नाम दीपक सरना मोरा है, मैं ट्यूशन ही पढ़ाता हूँ। सही बताएं तो नहीं, सर का कहना है, सर ने बिल्कुल स्पष्ट 2 शब्द में ये कहा कि या तो जितने भी इंस्टीट्यूट से सारे के सारे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ, यानी कि एमडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, या ऊपर से कोई आदेश आया या उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की बात हुई, तब हम इंस्टीट्यूट वालों को ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे सकते हैं।
बाकी जितनी भी चीजें क्लैरिफाई करनी थी कि रेजिडेंशियल में कैसे चलेगा, कमर्शियल में कैसे चलेगा, सील कैसे हटेगी, कैसे नहीं हटेगी, सबका समाधान वीसी सर ने कर दिया और अलग तरीके से। और इसके लिए हेल्प डेस्क भी क्रिएट कर दी है कि कल से वो हेल्प डेस्क आपके लिए वर्क करेगी और आप जो भी क्वेरी उनसे करना चाहें वो कर सकते हैं। जो भी मतलब मुझे लगता है कि हम इस चीज को लेकर तो संतुष्ट है, क्योंकि कहीं ना कुछ एफर्ट्स तो हमें करने। मैं तो ये कहता नहीं, क्योंकि ये तो अब जब वो कह रहे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं, तो आप पे फिर ऑप्शन क्या है? बिना नॉर्म्स के चलेगा। जो वार्ता का मेन उद्देश्य था वो ये था कि इनको क्लैरिटी नहीं थी कि अब जब कोचिंग सेंटर सील हो गए तो इनको आगे क्या करना, क्योंकि कई ये वो लोग हैं जो मैक्सिमम लोग रेंटेड फॉर्म में अपनी कोचिंग चला रहे हैं, ये खुद ओनर नहीं है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के, तो इनको नॉर्म्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले जो भी हमारी नॉर्म्स हैं, एमडीए की नॉर्म्स है कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए, जो हमारे बिल्डिंग बाय लॉज हैं उसके बारे में इनको बताया गया। स्पेशली इनका जो चैप्टर 15 है हमारे बिल्डिंग बाय लॉज 2025 का, वो और इनको एक कॉपी भी दी गई कि आप एक बार पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, आपके कोचिंग को चलाने के लिए ये नॉर्म्स हैं जो एमडीए की तरफ से आपको फुलफिल करना। जो अदर डिपार्टमेंट के नॉर्म्स हैं वो हम लोग नहीं फुलफिल कराने की डिमांड करेंगे, लेकिन जो एमडीए के नॉर्म्स है उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ इनके अलग अलग जो क्वेरीज थी, जो इनके दिमाग में क्वेश्चंस थे, उनका जवाब दिया गया। जो उसमें मेनली जो बात वही आई कि क्या इनको आगे रेमेडियल करना है। सेकंड पॉइंट कि एक बार जैसे क्या ये अपना सामान वहाँ से निकलवा सकता है कि नहीं निकलवा सकता, क्योंकि कोचिंग सील है तो सील रहेगी। अगर कोई व्यक्ति अपना वहाँ पे सिस्टम है, कोई लैपटॉप है, वो अपना निकलवाना चाहे तो निकलवा सकता है। उसमें उसको एक आवेदन देना होगा, हमारा यहाँ से जो भी कंसर्न स्टाफ है वो जाएगा, उसकी उपस्थिति में वो सामान निकाले, ताकि ये एलिगेशन ना लग सके कि साहब इन्होंने सील तोड़ दी है या ये ज़बरदस्ती कोचिंग चलाने का प्रयास कर। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनका डिस्कशन। अच्छा सर, थोड़ा सा जो आपने कभी टेक्निकल चीज़ बताई कि सेक्शन और वो फॉर्म जो आपने बताया, थोड़ा सा हम लोग की तरह मतलब वो नहीं है कि क्या उसमें नियम क्या है? ये है कि देखिए कोचिंग सेंटर जो है एजुकेशनल कैटेगरी में माना जाता है, और एजुकेशन कैटेगरी में आपको जो अलग अलग लैंड यूज़ हैं, जैसे रेजिडेंशियल लैंड यूज़ है, कमर्शियल लैंड यूज़ है, बिल्डअप, तो इसमें कोचिंग सेंटर का नक्शा पास हो सकता है, बशर्ते कि आप उसमें वहाँ पे रोड विड्थ 12 मीटर की होनी चाहिए। अगर 12 मीटर की रोड विड्थ नहीं है तो कोचिंग सेंटर का नक्शा नहीं पास हो सकता, अगर वो पूरी बिल्डिंग कोचिंग सेंटर की तरह चलाना चाहते हैं। एक दूसरा पॉइंट आता है कि कई लोग जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में कुछ पोर्शन 1 फ्लोर या 2 फ्लोर लेके कोचिंग चला रहे हैं, तो कमर्शियल का अगर नक्शा पास है तो वो अलाउ करेंगे, गिवन कि वो अपने नक्शे में डेजिग्नेट करेंगे कौन सा एरिया वो कोचिंग की तरह यूज़ करेंगे और कौन सा एरिया वो कमर्शियल की तरह यूज़ करेंगे। उसका एक तरीके से नक्शे में रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया हम कोचिंग की तरह यूज़ करें, रेस्ट एरिया कमर्शियल की तरह यूज़ होता रहेगा। अगर उसका ऑलरेडी नक्शा पास है तो केवल उसको नक्शे में एक एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया को डेजिग्नेट कराना। लेकिन अगर किसी का नक्शा ही नहीं पास है तो सबसे पहले उसको नक्शा पास कराना होगा, उसी के बाद वो आगे कार्रवाई की। क्या कहा इन कोचिंग से जो संचालक हैं उन लोगों ने आपसे क्या कहा सर? उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक हेल्प डेस्क बना दी जाए, हमारी हेल्प डेस्क बना दी जाए, ताकि उस पर हम लोग और कोई क्वेरीज है जो आज के डिस्कशन से हटके भी कई बार होता है, जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं कोई चीज़ तो और भी डाउट्स कन्फ्यूज़न आते हैं, तो एक हेल्प डेस्क हम यहाँ से संचालित कर देंगे। हमारे प्लानिंग सेक्शन में सीटीपी को निर्देशित भी कर देंगे, आज ही उसका ऑर्डर भी जारी हो जाएगा और प्रेस नोट के माध्यम से उसको मीडिया को भी दे दिया जाएगा, ताकि सारे लोगों को, जो लोग नहीं भी आ पाए हैं या जिनको किसी कारणवश जानकारी नहीं हो पाई, वो लोग भी इसका लाभ। अच्छा सर, तो क्या जो आप कार्रवाई है वो जारी रहेगी? अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो डायरेक्शंस हैं कि ये कुछ जितने भी हैं ये कार्रवाई जारी रहेगी, और आगे भी ऐसा नहीं है कि केवल अभी, मान लीजिए इन फ्यूचर भी इस तरीके से कोई नॉर्म्स का उल्लंघन करेगा तो हम कार्रवाई। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो चाणक्य इंस्टीट्यूट है कल सर, उसको सील किया गया और सील करने के बाद उसको खोल दिया गया। अब सब जगह लोगों में गुस्सा है, जो जनप्रतिनिधि है वो भी इस बात को लेकर नाराज है कि दोहरा रवैया मेरठ का। ये कल एक वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी मिली कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की सील लगा के इसको खोल दिया गया जी। इस पे मेरे द्वारा जो कंसर्न जोनल ऑफिसर है उनको डायरेक्शन दिया गया है कि इसका नक्शा एक बार चेक करा लें, अगर नहीं पास है तो उसको पुनः सील किया। सर, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोचिंग सेंटर चल रहा है, उस कॉम्प्लेक्स का जो नक्शा है वो स्वीकृत नहीं है, तो अकेले उस कोचिंग सेंटर पर ही सील लगेगी या पूरा कॉम्प्लेक्स सील होगा? नहीं, पूरा कॉम्प्लेक्स।
अच्छा, तो फिलहाल की जो कार्रवाई तो कोचिंग सेंटर देखिए पर अभी ही है। जो फर्स्ट फेज में टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो जब से लखनऊ का इंसिडेंट हुआ जी। है तब से कोचिंग सेंटर्स को, इसके बाद हम लोग जो भी अदर इस्टेब्लिशमेंट हैं जिनका नक्शा नहीं पास है उनको टारगेट। अच्छा, जैसे जैसे एक ये बात ये भी कोचिंग आ रही है सेंटर कि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें बच्चों का हो रहा है जो वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इनको हमने ऑप्शंस दिया है कि देखिए जैसे कोविड काल में क्लासेस को ऑनलाइन चलाया गया था, तो आप ऑनलाइन क्लासेस अपने घर बैठ, क्योंकि उसके लिए आपको बच्चों को कहीं पे बुलाना नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं बुलाना है, सर तो आप ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से चलाइए जब तक आप उसका नॉर्म्स को आप पूरा नहीं करें। इन लोगों ने क्या कहा कि भाई हम तैयार हैं कोचिंग के लिए? नहीं, कुछ हमने लोगों ने कहा सजेशन कि दिया हमारा है, हाँ सेंटर- कुछ कह रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन चलाएं। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि सेंटर फुल के अंदर से सामान हम निकाल लें अपना, ये कुछ ऐसे आवेदन के लिए बोला है कि हाँ सर हैंड जो भी नहीं, करना है। ये डाउट थे कि क्या हम सामान निकाल सकते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम सील नहीं खोलेंगे। आप हमारे कर्मचारी की उपस्थिति में जाइए, अपना सामान निकालिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि आपका सामान वहाँ पड़ा रहे, लेकिन क्योंकि वो कोचिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो सील तो उसमें लगेगा। अब तक सर कितने कोचिंग सेंटर सील किए हैं और कितने और निशाने पर हैं? देखिए एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन लगभग 50+ हम लोग सील कर चुके कितने और हैं सर ऐसी जो भी कार्रवाई आप हैं। करेंगे? और है लगभग इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई जैसे सर ये कोचिंग सेंटर के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि वो अनधिकृत रूप से बनी है या हमने प्रवेश वगैरह वो सारी चीज़ दी थी। तो जिस समय वो बिल्डिंग बनी उस समय मेरठ विकास प्राधिकरण कहाँ था, और क्या हम लोग उन अभियंता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए अभी ये जो आपने सवाल पूछा है कि उस टाइम पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी है जो मेरठ विकास प्राधिकरण के इस्टेब्लिशमेंट से पूर्व की। हमारा विकास प्राधिकरण 1976 में बना, कुछ बिल्डिंग्स उससे भी पुरानी हैं। हाँ, बीच बीच में रिनोवेशन होते रहे और उस पर जो है कई तरह के इस्टेब्लिशमेंट चलते रहे, लेकिन जो उसके बाद बनी है उन सभी को सील किया जा रहा है और उसी पे हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। लेकिन जो इस दायरे में आ रही ठीक है साहब, ऐसा सवाल आप मत पूछिए। सवाल तो जाएंगे, सवाल तो जायज है सर। आप या मैंने बाइट देने के लिए कहा था, सवाल तो लेना पड़ेगा ना वीसी साहब। अगर पत्रकारों के सवाल नहीं लोगे तो फिर क्या फायदा है? हम ये इतने सारे लोगों का मैं सवाल ही ले रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारा भी तो सवाल बताओ ना, जवाब दो भाई। जो मेरठ विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद बने हैं, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे? ठीक है, इनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, बात कर दो।